नमस्कार, मैं शिव आपका फिजिक्स गुरु स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी इंडिया पावर्ड बाय लेट्स स्टडी इंडिया के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने बातचीत की थी विद्युत फ्लक्स के बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में और विद्युत द्विध्रुव के बारे में। आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं विद्युत फ्लक्स और साथ साथ गॉस के प्रमेय के बारे में कि गॉस का प्रमेय क्या कहता है। और आप जान लीजिए कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में और सीयूईटी में गॉस के प्रमेय से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, ये निश्चित है। तो आज हम ये भी जान लेते हैं कि हम किन किन बातों पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो चर्चा का विषय होगा कि क्षेत्रफल वेक्टर यानी कि जिसको आप एरिया वेक्टर कहते हैं वो क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे एरिया वेक्टर के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमारा आगे का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो होगा विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में तभी आएगा जब आप एरिया वेक्टर समझेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यानी कि विद्युत फ्लक्स में एरिया वेक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो हम समझने वाले हैं वो है गॉस का प्रमेय अथवा गॉस का नियम, जिसको आप गॉस थ्योरम भी कहते हैं। और ये जान लीजिए कि ये हर साल परीक्षा में आता ही आता है, तो इसको गलती से भी छोड़ना नहीं है। 5 नंबर में, 7 नंबर में ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक प्रश्न आपका यहीं से आउट हो गया, ठीक। उसके बाद अगला आपका है गॉसियन पृष्ठ और उसकी विशेषताएं। अब ये गॉस का प्रमेय समझने के लिए गॉसियन पृष्ठ समझना जरूरी है कि गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, हम किस तरह का गॉसियन पृष्ठ माने जिससे कि हमारा सवाल आसान हो जाए, तो उसको हम समझेंगे। और अंत में जो सबसे जरूरी है वो है गॉस के नियम के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब जान लीजिए कि परीक्षा में होता क्या है कि अगर इससे सवाल आया तो इससे प्रश्न न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा, और अगर इससे प्रूफ करने को नहीं आया, इससे न्यूमेरिकल आया तो ये प्रूफ करने को आएगा, यानी कि ये दोनों साथ साथ आते हैं। तो भाई 5 नंबर यहां से, 5 नंबर यहां से, कुल 10 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को आपको छोड़ना नहीं है और बहुत ही सरल ढंग से हम इन दोनों को आज समझने वाले हैं, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्षेत्रफल वेक्टर यानी कि एरिया वेक्टर क्या होता है, ठीक। तो देखिएगा, अगर हमारे पास एक क्षेत्रफल मैं बनाऊं, जैसे कि ये है, मान लेते हैं ये एक हमारा एक क्षेत्रफल है, ठीक। अब अगर ये एक क्षेत्रफल है यानी कि एक पृष्ठ है, तो इसका कुछ अपना क्षेत्रफल होगा, ठीक है। ये इसका पूरा क्षेत्रफल है, मैं कह रहा हूं, ठीक। इसमें मैं एक छोटा सा हिस्सा इसका ले लेता हूं जिसको मैं ds कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? ds। तो इस ds में कितना एरिया होगा, तो मैं इसके एरिया को ही, ये छोटा सा हिस्सा जो मैंने लिया है इसको मैं कुछ देर के लिए ds कह रहा हूं और इसका एरिया जो है वो da कह रहा हूं, ठीक है। अब इसके एक लंबवत मैं एक रेखा खींचता हूं जिसको मैं n कैप कहता हूं यानी कि इकाई वेक्टर कह रहा हूं। तो अब ये जो इकाई वेक्टर है ये क्या बता रहा है? इस dA की दिशा को बता रहा है कि जो dA है वो इसके लंबवत दिशा में है, यानी कि इससे परपेंडिकुलर आप कह सकते हो वो है। जैसे कि अगर ये मेरा हाथ, आप समझ सकते हो ये पृष्ठ है, तो इसके लंबवत इस प्रकार से जो होगा वो dA की दिशा होगी। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो अभी dA ऐसा है, अगर मैं इसको इस तरह कर दिया तो dA नीचे हो गया, ठीक। तो ये जो मेरा हाथ है इसको मैं पृष्ठ कह रहा हूं, ये हो गया आपका एरिया जिसको आप पृष्ठ कह रहे हैं, और इसके नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। तो इन दोनों को जब मैं मिलाता हूं तो मेरा कहलाता है क्षेत्रफल वेक्टर यानी कि एरिया वेक्टर। और हमेशा याद रखिए कि किसी भी एरिया, चाहे वो कैसा भी उसका आकार हो, ये सर्कल भी हो सकता है, ठीक है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, तो अलग अलग आकार हो उससे मतलब नहीं है। हमेशा जो एरिया वेक्टर होता है वो इस एरिया के लंबवत होगा, यानी कि इससे बाहर की तरफ होगा, इससे लंबवत होगा, ठीक है, जिसको हम n कैप यानी कि एकांक वेक्टर से दर्शाएंगे, ये याद रखना है। अब भाई, अभी तक तो आप लोग समझ रहे थे कि जो हमारा एरिया यानी कि क्षेत्रफल होता है ये तो एक इसका केवल परिमाण होता है, लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि इसका परिमाण भी है और इसमें दिशा भी है, तभी तो वो वेक्टर है, ठीक। तो परिमाण और दिशा जिसके पास हो वही क्या कहलाता है? वेक्टर कहलाता है। जैसे यहां देखिए लिखा भी है कि किसी समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, यही मैं कह रहा हूं, दिशा भी होती है। क्षेत्रफल दिशा की क्षेत्रफल की बाहर की ओर, यानी कि जो क्षेत्रफल है, जैसे ये क्षेत्रफल है तो इससे बाहर की ओर निकलेगा, ठीक है। तो उससे बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा में हम क्या कहते हैं? वो हमारा क्या होता है? क्षेत्रफल वेक्टर होता है। उसको दर्शाते कैसे हैं, उसको निकालेंगे कैसे? अगर उसका गणितीय सूत्र आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? मान लेते हैं कि ए से हम एरिया वेक्टर कह रहे हैं, जो वहां ए लिखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं n कैप यानी कि एकांक वेक्टर इंटू जो डी ए है यानी कि ए है, इसी का मैं परिमाण लिख देता हूं, ठीक।
तो इन दोनों को मिलाएंगे तब हमारा कहलाएगा एरिया वेक्टर। ठीक है, इसका इस्तेमाल अभी आगे के क्रम में हम करने वाले हैं। यहां तक लिख लीजिए आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलें आगे। देखिए अगला है क्षेत्रफल वेक्टर के बाद विद्युत फ्लक्स। बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्यों है, अब उसको एक नजर समझ लेते हैं ना, क्यों ये महत्वपूर्ण है, मैं क्यों इसको इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बता रहा हूं। तो अभी अभी हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र पढ़ा था। ठीक है, तो आप जानते हो कि जो विद्युत क्षेत्र है ये एक वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर यानी कि सदिश है, सदिश राशि है। ठीक, तो अगर हमें किसी भी चार्ज का, किसी भी आवेश का, जैसे कि मेरे पास ये एक आवेश है, ये एक आवेश Q है, इस आवेश की वजह से इस किसी बिंदु P पे, ये बिंदु P है, यहाँ पे कितना क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र कितना आ रहा है, अगर वो हमें ज्ञात करना हो तो हमें इसका परिमाण और दिशा दोनों पता करना होगा। ठीक, अब परिमाण पता करना आसान है लेकिन दिशा पता करना मुश्किल हो जाता है। तो उस दिशा को पता करना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम विद्युत फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी में, अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो भाई जब दिशा का यहाँ कोई रोल नहीं है, यानी कि डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, जब अगर मान लीजिए कि दिशा होता है तो आप कैसे जोड़ते हो, आप जोड़ते हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और इन सब का रिजल्टेंट लेते हो। ठीक है, जो भी इसका आता है। लेकिन अगर ये नॉर्मल हो जाए, जैसे ऐसे हो जाए ए प्लस बी प्लस सी, जैसे कि मैं इसको गिनती के तौर पे अगर लिखूं, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो आसानी से जोड़ लोगे ना भाई। 3 3 6 4 10 आसानी से आ जाएगा। तो कहने का मतलब हम अपने काम को आसान कर रहे हैं। तो उस काम को आसान करने के लिए हम विद्युत फ्लक्स पढ़ते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप विद्युत फ्लक्स का इस्तेमाल क्यों करते हो, तो भाई विद्युत फ्लक्स का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम किसी आवेश की वजह से किसी बिंदु पे अगर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो हम विद्युत फ्लक्स की सहायता से निकालें, ना कि हम विद्युत क्षेत्र के अपने नियम से निकालें, क्योंकि वो सदिश राशि है जहां पे दिशा की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो ये इसलिए हम विद्युत फ्लक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब विद्युत फ्लक्स है क्या उसको समझिए। यहां तक तो हम ये समझ गए कि विद्युत फ्लक्स हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल यह आता है कि विद्युत फ्लक्स है क्या। तो कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे यहां पे आपको एक क्षेत्रफल दिख रहा होगा, अगर आपको चित्र सही सही दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको सही कर दे रहा हूं, तो ये आपको दिख रहा है, ये मेरे पास एक क्षेत्रफल है। ठीक, इस क्षेत्रफल से कुछ रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है, जो इस तरह से है, देखिए ये ऐसे, इस प्रकार से। तो इसके लंबवत क्या है, ये रेखाएं गुजर रही हैं। तो मैं इसी को क्या कह रहा हूं कि जो रेखाओं की संख्या होगी उसी को कहते हैं क्या, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब इसके पहले, अब संख्या तो भाई आपका अदिश राशि होगा ना, उसमें तो दिशा नहीं होगी। हम संख्या गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और उसकी गिनती करके हम आराम से विद्युत क्षेत्र बता ले जाएंगे। तो इसलिए हम कहीं ना कहीं विद्युत फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको याद रखना है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी मेरे पास ये एक पृष्ठ है। ठीक है, अब इस पे अगर हमको विद्युत फ्लक्स निकालना है तो इसको मैं जब विद्युत क्षेत्र में, जैसे ये विद्युत क्षेत्र में मैं इसको ले आके रख रहा हूं, तो अगर कोई एक विद्युत बल रेखा आ रही होगी तो इसको ऐसे पार करेगी। तो मान लीजिए अभी एक पार की और एक आई, 3 4 5, तो जितनी संख्याओं में विद्युत रेखाएं इसको बल रेखाएं पास करेंगी वही उनकी संख्या क्या कहलाएगी, विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। ठीक, अब एक और सवाल कि सर ये हमेशा नॉर्मल तो नहीं रहेगा। तो अगर हमेशा नॉर्मल नहीं रहेगा, हमेशा लंबवत नहीं रहेगा, तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये मैं पहले एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका विद्युत बल रेखाएं हैं उसको मैं एक समान बना देता हूं। ठीक, जैसे ये है, अब ये एक समान विद्युत बल रेखाएं हैं जिसको मैं ई से प्रदर्शित कर रहा हूं। ठीक, मान लीजिए यहीं पे मैं एक क्षेत्रफल यानी कि एक पृष्ठ को ले जाके रखता हूं जो इस प्रकार से है, ऐसा। देखिएगा, एक मिनट, इसको आप ऐसे बना लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। अब सही है। ठीक, क्योंकि 3D फिगर आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, तो मैं कह रहा हूं कि ये इससे पास कर रहे हैं, तो
इस प्रकार से जा रहे होंगे अलग अलग जगहों से ऐसे। अब जो इसका यहां से ऐसे निकल जाएगा, ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक, ये कहीं इधर से निकलेगा। अब इसका जो नॉर्मल होगा, इस क्षेत्रफल का जो नॉर्मल होगा वो तो कहीं इधर आएगा एन कैप, ठीक। अब ये नॉर्मल इस इलेक्ट्रिक फील्ड से यानी कि विद्युत क्षेत्र से कितना एंगल बना रहा है, तो ये जो एंगल बना रहा है इसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, जो भी एंगल बनाएगा। तो यहां से एक और विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, ऐसे तो जो फॉर्मूला होता है विद्युत फ्लक्स का उसको हम कैसे लिखते हैं, तो यहां पे देख लीजिए, हम लिखते हैं फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, जहां पे ds क्या होता है या s वेक्टर भी आप लिख सकते हो, आप s वेक्टर लिख के चलो, जहां पे s क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा, ये जो पूरा हमने लिया है इस पूरे का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, ठीक। लेकिन अब यहां पे अगर ये किसी एंगल पे हो, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब वो लंबवत हो इस प्रकार से, ठीक। लेकिन अभी किसी एंगल पे है, एंगल का मतलब क्या है, जैसे देखिए अभी विद्युत बल रेखाएं ऐसे आ रही थी पूरी तरह से लंबवत, ठीक, लेकिन अभी मैं इसको घुमा दूं ऐसे, तो अब तो कुछ एंगल बन रहा है ना, अब तो लंबवत नहीं आ रहा है, अभी मैं इसको पूरा घुमा दूं तो अब तो ये पास ही नहीं करेगा, ठीक, थोड़ा सा और ऊपर कर दिया तो अब फिर कुछ एंगल बन रहा है, तो वो जो एंगल बन रहा है उस एंगल के बनने से क्या आएगा उसको अगर हमको देखना हो तो हम इसको लिखेंगे फाई बराबर ई इंटू एस और कॉस थीटा, ये जो थीटा है वही एंगल है जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं कि इस वाले पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक। अब इसका इस्तेमाल कहां होगा, तो इसका इस्तेमाल हम आगे करने वाले हैं कि कैसे विद्युत फ्लक्स का आगे इस्तेमाल होगा उसको समझते हैं ना, ये तो यहां तो समझ में आ गया है। एक और बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि ये जो हमने कॉस थीटा लिखा है यानी कि हम ये भी समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा विद्युत फ्लक्स है वो थीटा पे निर्भर कर रहा है, कैसे, एक और बार देखिए, हमारा हमेशा याद रखिए कि जो हमारी विद्युत बल रेखा है वो इसी दिशा में आ रही है, ठीक, इसी दिशा में आ रही है, तो अगर मैं इसको ऐसे रखा हूं, ये बहुत पतला है, तो विद्युत जो बल रेखाएं वो तो इसके पार कर जाएंगे ना, पार करने मतलब ऐसे ऊपर से गुजर जाएंगे, इसके अंदर से तो जाएंगे नहीं, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे उठाऊं तो ये अब किसी एंगल पे ऐसे जा रही है, और इसको पूरा उठा दूं तो ज्यादा रेखाएं इसको पास करेंगी, और अगर धीरे कम करूं तो कम रेखाएं जाएंगी, एकदम प्लेन कर दूं तो हो सकता है कोई भी रेखा इसके पार ना जाए, यानी कि इस थीटा पे जो विद्युत फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ा के 90 करेंगे तो सबसे ज्यादा फ्लक्स पास करेगा, इसको ऐसे कम करेंगे तो एक भी फ्लक्स पास नहीं करेगा, एक भी विद्युत बल रेखाएं पास नहीं करेंगे, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं यहां लिख देता हूं ना, यहां तक देखिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है कि विद्युत फ्लक्स क्या होगा, देखिएगा अलग रंग से लिखते हैं इसको, देखो, तो अगर इफ थीटा बराबर अगर हमारा हो जाए जीरो, जीरो का मतलब इसके जीरो हो जाए तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो फ्लक्स आपका हो जाएगा E इंटू एस, और कॉस जीरो का मान 1 होता है, तो यहां से फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई एस, ठीक। लेकिन अगर थीटा बराबर 90 हो जाए, अगर थीटा बराबर कितना हो जाए, 90 हो जाए, तो उस दशा में क्या होगा, उस दशा में होगा ये कि फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई गुणे एस, और कॉस 90 का मान 0, तो फाई बराबर 0, यानी कोई फ्लक्स पास नहीं करेगी। और आपके इम्तिहान में इसी से सवाल आता है, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आएगा, तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहां से सवाल आएगा ही आएगा, एक सवाल आएगा, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है विद्युत फ्लक्स की, अभी इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे जब हम गॉस का नियम यानी गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे, ठीक है। नोट करिए फटाक से इसको, चलिए देखते हैं आगे। अब इसके बाद है गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम, ठीक। तो गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम क्या कहता है उसको समझते हैं फटाक से, देखिएगा गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम क्या कह रहा है। तो भाई गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक बंद पृष्ठ है तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स जो होगी वो उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश अगर Q है तो उसका 1/एप्सिलॉन गुना होगी। अब ये बंद पृष्ठ का क्या मतलब है, बंद पृष्ठ का मतलब है कि अगर हम क्लोज सरफेस ले रहे हैं, मतलब जैसे इस प्रकार से, ठीक है, ये ऐसा हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या एक ऐसा इस तरह से हो जाए, तो ये सब बंद पृष्ठ है। अब अगर इस तरह से हो तो ये तो बंद पृष्ठ नहीं है, ये तो खुला हुआ है, ठीक। तो किसी भी बंद पृष्ठ से जो विद्युत फ्लक्स होगा वो उसके अंदर कितना चार्ज है उसका 1/एप्सिलॉन गुना एप्सिलॉन नॉट होगा यहाँ पे, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक। इसको आप कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, देखिएगा इसको लिखने का तरीका क्या होगा। तो भाई जैसे मैंने मान लिया कि ये एक आवेश है Q और
इसको मैंने एक इस तरह से एक दायरे में रखा है और इसका रेडियस कुछ मैं मान लेता हूं। तो अब इस गोलाकार आकृति से या इस सर्कल से कितना, इस स्फीयर से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, अगर हमें ये जानना है तो भाई बहुत सीधी सी बात है कि इस पे चार्ज क्यू है, तो जो फ्लक्स होता है गॉस ने ये कहा कि उस चार्ज को ले लीजिए और उसको यहां से चार्ज को ले लीजिए और उसको एप्सिलॉन से भाग कर दीजिए, वही आपका क्या होगा, उससे जुड़ा फ्लक्स होगा। ठीक, अच्छा यहां से हमने फ्लक्स का जो यूनिट है वो नहीं लिखा, अगर पीछे एक तो ये हो गया, अभी पीछे पीछे जो हमने लिखा था फाई बराबर, वहां से देख लेते हैं ई इंटू एस, ई डॉट एस या ई एस लिख लेता हूं ना कुछ देर के लिए। देखिए एक और फॉर्मूला होता है, अगर पूरे सरफेस के लिए यानी कि पूरे पृष्ठ के लिए पूरे क्षेत्रफल के लिए हमें निकालना हो तो ये क्षेत्रफल आप इंटीग्रेशन करेंगे और ई डॉट डी एस करेंगे। ठीक, यहां से इसका जो एसआई मात्रक होगा, एसआई मात्रक वो क्या हो जाएगा, इसका तो होता है न्यूटन पर कूलम्ब और ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ठीक, तो यहां से कितनी चीजें हो जाएंगी, फाई बराबर, एक तो फाई बराबर ये है और एक फाई बराबर ये भी है। ठीक है, ये दो चीजें हैं, तो यहां से देखिएगा हम इसको लिख सकते हैं ई इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका इस्तेमाल हम करेंगे सबसे ज्यादा, भाई सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका होगा, इसलिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा क्योंकि इसी से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होंगे, यानी विद्युत क्षेत्र इसी फॉर्मूले का यूज करके हम निकालेंगे, क्योंकि इसके पहले जो विद्युत क्षेत्र हम निकाल रहे थे वहां पे दिशा की समस्या थी, यहाँ पे दिशा की कोई समस्या नहीं है, यानी यहाँ पे क्योंकि ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे दिशा का कोई रोल नहीं होगा। ठीक, ये चीज समझ में आ गई, लिखिए इसको अच्छे से नोट करिए क्योंकि इसके बाद हम आगे एप्लीकेशन पोर्शन करने वाले हैं। ठीक है, करिए। चलिए, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा एक और चीज है कि हमने बोला ना कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत, तो ये जो बंद पृष्ठ हम मानते हैं उसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, इसको हम गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, इसको हम गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। तो अभी वो गॉसियन पृष्ठ क्या है उसको समझ लेते हैं। देखिए गॉसियन पृष्ठ तथा उसकी विशेषताएं। तो गॉसियन पृष्ठ क्या है, गॉसियन पृष्ठ एक स्वच्छ बंद पृष्ठ है जिसमें जिससे कि गुरुत्वाकर्षणीय या वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्रों के फ्लक्स की गणना की जाती है। ठीक है, एकदम बेसिक डेफिनेशन है कि हम यहां से क्या करते हैं, एक ऐसा पृष्ठ लेते हैं जो बंद पृष्ठ होता है जिससे हम विद्युत क्षेत्र की या फिर आप चुंबकीय क्षेत्र कह सकते हो उनकी गणना की जाती है। ये कैसे हो सकते हैं, ये गोले हो सकते हैं, बेलनाकार, घन के पृष्ठ इसके उदाहरण है, ये कुछ इसके उदाहरण है। जैसे गोलाकार आप ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी गोलाकार लिया था, आप बेलन आकार में ले सकते हैं, आप घन रूप में ले सकते हैं, तो वो सब इसके उदाहरण है। कुछ पृष्ठ जैसे कि चकती का पृष्ठ या फिर वर्गाकार पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे पृष्ठों को हम गॉसियन पृष्ठ नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि प्रयुक्त नहीं कर सकते। ठीक है, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, प्रयुक्त नहीं कर सकते क्योंकि वो पूरी तरह से बंद नहीं होंगे ना। ठीक, अच्छा एक और चीज, गॉसियन पृष्ठ की कुछ मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, यानी गॉसियन पृष्ठ हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसका अपना एक इंपॉर्टेंस है, तो उसको भी समझ लेते हैं ना। देखिएगा, तो भाई पहला ये है कि यह एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। गॉसियन पृष्ठ की विशेषता यह है कि एक बंद पृष्ठ होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यह एक बंद पृष्ठ होना चाहिए जिसमें कि उन बिंदुओं के बीच जो पृष्ठ के भीतर है, यानी कि जो भी हमारे आवेश होते हैं, एक तो बंद पृष्ठ हो और जो भी आवेश हो वो इस बंद पृष्ठ के अंदर हो। ठीक है, बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, पृष्ठ पर है अथवा पृष्ठ से बाहर है के बीच स्पष्ट अंतर किया जा सके। तो सीधी सी बात है, आप समझिए कि जिसके एक वो बिंदु जो कि जहां पे हमें फ्लक्स निकालना है, ये जो जहां पे हमें विद्युत फ्लक्स निकालना है, ठीक है, वो इसी पृष्ठ पे होना चाहिए, मतलब वो बिंदु इसके पृष्ठ पे होना चाहिए, उसके सरफेस पे होना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो भी आवेश है वो उसके अंदर होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है ना, यह पृष्ठ उस बिंदु से गुजरनी चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखा ना, उस बिंदु से गुजरनी चाहिए जिसके विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है, यानी जिस बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, यह पृष्ठ उस बिंदु से गुजरनी चाहिए। ठीक, पृष्ठ की आकृति स्रोत के सम्मिलित होनी चाहिए जिससे कि क्षेत्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत हो, यानी कि
हम पृष्ठ की आकृति ऐसी लें कि जो विद्युत क्षेत्र हो वो हर एक बिंदु पे लंबवत हो। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा समझिए अच्छे से। देखिए बहुत ज्यादा इसमें कुछ कहानी नहीं जानना है आपको, आपको बहुत साधारण तौर पे 3 बातें मैं बताता हूं, आप उसको समझ लीजिए। एक तो ये है कि बंद होना चाहिए। दूसरा ये है कि जैसे आप जो भी आकृति ले रहे हैं, उस जैसे मान लीजिए कि हमारा एक चार्ज आवेश यहाँ रखा है, तो जिस भी आवेश के लिए आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है या फ्लक्स निकालना है, वो आवेश उस पृष्ठ के अंदर होना चाहिए, तभी आप विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। अगर मान लीजिए मैंने एक आवेश यहाँ ले लिया और मैं कहूं इसकी वजह से फ्लक्स कितना होगा, तो ये तो इसके अंदर है ही नहीं, गॉसियन पृष्ठ के अंदर है ही नहीं। गॉसियन पृष्ठ के अंदर कौन सा है, केवल और केवल एक क्यू है। तो जो भी हमारा फ्लक्स होगा वो इस क्यू की वजह से होगा, उसमें इस क्यू नॉट का Q2 का कोई रोल नहीं होगा, कोई भी भागीदारी उसकी नहीं होगी। ठीक, ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पे भी सवाल आ जाते हैं आपकी परीक्षा में। ठीक है, और जैसे अब इस Q से जो भी विद्युत बल रेखाएं होंगी वो इस प्रकार से जा रही होंगी। ठीक है, ऐसे अलग अलग, तो ये यही आपका विद्युत क्षेत्र की भी दिशा होगी ऐसे ही। ठीक, तो वो तीसरे भाग में यही कह रहा है कि अगर इसके ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लंबवत जो एन कैप होगा वो और ई ये दोनों समांतर हो, जिससे कि जो थीटा बनता है यहाँ पे, जो आप जब ये लिखते हो फाई बराबर आप लिखते हो ना ई डी एस कॉस थीटा, तो ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ताकि ई डी एस हम सही से इस्तेमाल कर पाए। और साथ ही साथ ई का जो मान है वो हर जगह बराबर होना चाहिए। जैसे अगर इस सरफेस पे आप देखेंगे, इस पूरे पूरे पृष्ठीय सरफेस पे, इस क्षेत्रफल पे अगर आप देखेंगे, तो हर जगह जो ई का मान है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, वो हर जगह क्या होगा, बराबर होगा। तो ये एक मुख्य बात है जो हमें समझनी है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक बातें हो गई कि गॉसियन पृष्ठ क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। अब जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है कि गॉस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, इसमें 3 अनुप्रयोग है, जिसमें से पहला हम समझ लेते हैं। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। यानी हमारे पास एक अनंत लंबाई वाला तार है, उस तार के किसी निकटतम बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र को पता करना है। अब देखिए ये तार है, तो अब इस तार के लिए हम किस तरह का गॉसियन पृष्ठ लें। आप यहाँ पे गोलाकार भी ले सकते हो, बेलनाकार भी ले सकते हो, ठीक है, या घनात्मक भी ले सकते हो। लेकिन गोलाकार जब हम लेंगे, अगर मैं मान लेता हूं कि मैंने गोलाकार ले लिया, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं इस बिंदु पे निकालूं ई का मान निकालूं, तो ई का मान यहाँ कुछ और आएगा, यहाँ ई का मान कुछ और आएगा, यहाँ पे ई का मान कुछ और आएगा। तो ई का जो मान है वो हर जगह अलग अलग आएगा, यानी कि ये पृष्ठ सही नहीं है। हमें तो वो गॉसियन पृष्ठ चाहिए जहां पे ई का मान हर जगह क्या है, बराबर है। ठीक, तो देखो हम क्या लेंगे, हम एक बेलनाकार आकृति ले लेंगे। हम क्या लेंगे, एक बेलनाकार आकृति। तो इसमें डेरिवेशन नहीं बताना है, सिंपल आपको मैं जस्ट फॉर्मूला क्या आएगा मैं वो बता देता हूं, वो ज्यादा सही है ना। अरे यार सीधी रेखा नहीं बन रही है, देख रहे हो, कोई बात नहीं, अब बनेगी। तो गॉसियन पृष्ठ बना लीजिए भाई। ठीक, इसका जो ये त्रिज्या है वो r है, इसकी लंबाई l है। ठीक है, और हम कोई एक बिंदु ले रहे हैं, बिंदु P है यहाँ पे, जहां पे कि हमें निकालना है। अच्छा, इस पे जो आवेश का वितरण है वो इसके लंबवत है। ठीक है, यानी कि जिसको हम लैम्डा से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, लैम्डा इसका चार्ज डेंसिटी है। लैम्डा को हम क्या कहते हैं, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, आवेश घनत्व, और पर यूनिट के लिए है ना, एक इकाई में एक इकाई में आवेश। ठीक, तो अगर L लेंथ में हमें देखना हो, DQ इकाई में आप समझ सकते हो, अगर DQ लेंथ हम ले लेते हैं, लैम्डा तो ये तो समझ गए चार्ज का घनत्व है। ठीक है, इकाई के लिए ना। अब अगर हम DQ आवेश ले रहे हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, DQ आवेश DL लेंथ के लिए लें तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो DQ बराबर हमें पता है लैम्डा और DL होता है। ठीक है, यहां तो कोई समस्या नहीं है। अब इस गॉसियन पृष्ठ के को देखते हुए आप समझिए कहां कहां क्या क्या दिशाएं होंगी।
तो हमेशा जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो तो ऐसे ही होगी, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, ठीक। तो इस वाले सरफेस के लिए, इस वाले पृष्ठ के लिए जो n होगा वो तो इधर होगा, n कैप। इसी प्रकार से इसके लिए n कैप का जो होगा वो इधर होगा और E का मान इधर होगा, ठीक। तो इन दोनों में एंगल कितना है 90, यहां भी एंगल कितना है 90। तो मैं कुल फ्लक्स कितना आएगा वो लिख देता हूं ना सबके लिए, कुल फ्लक्स। तो फाई जो आएगा वो φ1 उस गोलाकार के लिए प्लस φ2 इसके लिए, ये जो कर्व वाला पार्ट है, प्लस φ3, ठीक है, इस वाले के लिए। मैं यहाँ पे इसको पहला कर दे रहा हूं, ये वाला, दूसरा ये वाला है और तीसरा ये वाला है, ठीक। तो आप देखेंगे कि ये वाला 0 हो जाएगा, φ2 कितना आएगा, तो इसको मैं लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन E इंटू ds, ठीक, और प्लस ये 0। अब यहाँ पे देखिए E का मान भी इधर है, E भी आपका इधर है, और जो D इसके लिए हमने ds लिया है उसका जो n कैप आएगा वो भी इधर आएगा। तो यहाँ पे तो थीटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फाई कितना आ जाएगा देखिए, फाई बराबर E हमें निकालना है और ds को जब इंटीग्रेट करेंगे 0 से L लेंथ के लिए, भाई सिलेंडर जो हमने माना है बेलनाकार आकृति वो 0 से L है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल, ठीक। या ds लिख देता हूं ना, अभी तो ds लिखूंगा, देखो भाई ds। तो फाई बराबर कितना आ जाएगा, E गुणे 2 पाई आर एल। एक समीकरण ये हो गया हमारा, ठीक। और एक गॉस के प्रमेय से अगर हम लिखें तो फाई बराबर कुल चार्ज Q, फाई बराबर कुल चार्ज Q बटे में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे चार्ज कितना है, आवेश कितना है, तो लैम्डा, और लेंथ कितना है L बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब ये लैम्डा कैसे लिखा, जैसे इकाई के लिए तो हमारा लैम्डा है, इकाई लेंथ के लिए हमारा यानी कि इकाई भाग के लिए हमारा लैम्डा है। तो अगर L उसका कुल जो लंबाई है, कुल लंबाई अगर L है, इकाई लंबाई के लिए तो लैम्डा है, तो कुल लंबाई L है, तो उसके लिए कितना हो जाएगा, तो लैम्डा गुणे L, ठीक। तो यहां से इन दोनों समीकरणों से अगर आप देखें तो हमें E का मान कितना मिल जाएगा, E बराबर एक तो है, यहां से देखिए इसको हम लिख सकते हैं E गुणे 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल बटे में एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कट गया, यहां से E बराबर जो हमें चाहिए था इसको मैं ऊपर लिख देता हूं ना, E बराबर लैम्डा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। यही आपका सूत्र है कि अगर हमारे पास कोई एक अनंत लंबाई वाला तार हो जिसमें कुछ हमें एक समान आवेश दिया हुआ है, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो कितना आएगा, तो वो इतना ही आएगा, ठीक है। E बराबर लैम्डा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक। नोट करिए इसको, यहां से आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा पक्का, ठीक। लिखिए, चलिए अगला देखिएगा, दूसरा वाला। तो अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, दूसरा यानी कि जो इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी एक प्लेन इनफाइनाइट शीट की वजह से कितना होगा, हम वो देख लेते हैं, ठीक। तो देखिएगा, मैं सबसे पहले एक अनंत लंबाई मैं मान लेता हूं कि भाई कुछ उसकी लंबाई होगी, ये कुछ ऐसा, ठीक। अब इसकी वजह से किसी बिंदु पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र होगा वही हमें ज्ञात करना है, ठीक। देखिए अब इसमें हम गॉसियन पृष्ठ कैसे बनाएंगे, तो इसमें भी गॉसियन पृष्ठ हमारा बेलनाकार होगा, बस उसकी दिशा बदल जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हम बिंदु P मान रहे हैं, ठीक है, कि बिंदु P हमारा इस बार यहाँ पे है, ये हमारा यहाँ पे बिंदु P है। अब इसी प्रकार से इधर भी होगा,
इधर भी वही होगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से, यहां P डैश मान लेते हैं, ठीक। जितनी दूरी पे ये है उतनी ही दूरी पे वो बिंदु होगी, ठीक है। अब यहां पे एक तो हमारा ये वाला एरिया है, देखिए ये एक तो हमारा ये वाला एरिया है, ये पूरा, ठीक है ना, और एक इधर। तो इन दोनों से जो फ्लक्स होगा, अगर हम ई की दिशा देखें, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो ये दोनों एक समान होंगी। कैसे? विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में होगा ई, और इसका जो एन कैप होगा वो भी इसी दिशा में होगा। यही हाल इसका होगा कि विद्युत क्षेत्र इसी दिशा में होगा और एन कैप भी इसी दिशा में होगा, ठीक है। और यहां पे अगर कोई मैं तीसरा बिंदु ले रहा हूं, ठीक है, अगर मैं कोई तीसरा बिंदु ले रहा हूं तो इसके लिए ई की दिशा तो इधर होगी, लेकिन एन कैप की दिशा इधर होगी, ठीक। तो कुल फाई कितना आएगा, देखिए कुल फाई का मान कितना हो जाएगा, फाई बराबर, इन दोनों की वजह से मैं कह रहा हूं इसको 2 और s, ठीक, 2s 2es क्यों कह रहा हूं, या ऐसे लिख लीजिए आप, इसकी वजह से मैं लिखता हूं ES, मान लेते हैं उसका जो सरफेस एरिया S है, ठीक है, जो उसका क्षेत्रफल है वो S है, ठीक। तो ES और प्लस उसकी वजह से शून्य हो जाएगा, फिर प्लस ES, ठीक। तो कुल फाई बराबर कितना आ जाएगा, 2ES, ठीक। ये एक समीकरण हो गया। गॉस के नियम से अगर हम फाई लिखें तो फाई बराबर Q बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये पता है। अब इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी कि जो क्षेत्रफल में कितना आवेश हम दे रहे हैं, ठीक है, वो कितना है, जो क्षेत्रफल में फैला हुआ है वो हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, उसको हम सिग्मा मानते हैं, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, अच्छा सिग्मा बराबर होता कितना है, तो सिग्मा बराबर होता है, अगर हम Q बटे में S, तो यहां से Q बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा का मान कितना होता है, तो सिग्मा बराबर होता है Q बटे में S, ठीक। तो यानी सिग्मा है क्या, तो सिग्मा क्षेत्रफल में किसी एक निश्चित क्षेत्रफल में कुल कितना आवेश फैला हुआ है उसी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसको आप सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि क्षेत्रफल आयतन कहते हैं, ठीक है ना, तो घनत्व कहते हैं, क्षेत्रफल घनत्व कहते हैं। तो यहां से ये चीज हो जाएगी Q बराबर सिग्मा S बटे में एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इसको समीकरण 2 कर लीजिए ना, तो पहले और दूसरे से क्या हो जाएगा, 2ES बराबर सिग्मा S बटे में एप्सिलॉन नॉट, S से S को काट देते हैं, E बराबर हमारा आ जाएगा सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। जी आपका आ गया फॉर्मूला जो हमें निकालना था, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आप कर सकते हैं। एक चीज और यहाँ पे देखिए कि जो E है वो R पे कहीं डिपेंड नहीं कर रहा है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इस बिंदु P का, ठीक है, इस बिंदु P का ये जो डिस्टेंस है जिसको मैं R कह रहा था कुछ देर के लिए, यहाँ से उस पे वो निर्भर ही नहीं कर रहा है, R के इंडिपेंडेंट हो गया ना, स्वतंत्र हो गया R से। तो इसका मतलब आप बिंदु को कितना भी आगे पीछे कर लीजिए उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक। लिखिए इसको, लेकिन एकदम एक निश्चित दूरी तक, ये नहीं कि बहुत दूर लेके चले जाएं तो फिर तो भाई दिक्कत होगा ना, ठीक। लिखिए, चलिए अगला और आखिरी, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र हमें पता करना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, ठीक। तो यहीं पे मैं इसको फिगर में ही समझ लीजिए, 3 बिंदु हमारे पास होंगे, फिगर से आप ज्यादा समझ पाएंगे। हमारे पास एक समान आवेशित गोलीय कोश है, ठीक है। कुछ समय के लिए मैं मान लेता हूं कि जो इस पे आवेश है, ये जो आवेश है ये Q है, ठीक। अब 3 बिंदु होंगे यहाँ पे अलग अलग, मान लेता हूं कि एक बिंदु P1 यहां है, एक बिंदु P2 यहां है, P2, और एक बिंदु P3 यहां पे है, P3, ठीक। P1 P2 P3। कुछ लोग कह रहे हैं सर रंग नहीं दिख रहा है, तो अभी दिख जाएगा,
अब देखो दिखेगा, ये रहा P1, ये रहा P2, अब दिख रहा होगा आपको, और ये रहा P3, ये P2 और वो P3, ठीक। तो इन 3 अलग-अलग बिंदुओं पे हमें कुल विद्युत क्षेत्र पता करना है कि इस गोलीय कोश की वजह से जो एक समान आवेशित है, जिसपे आवेश Q है, कितना होगा। तो भाई हम पहले इस P1 पे पता करें, तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ मानेंगे जो कि इससे होकर के गुजरता हो, ठीक है। तो मान लिया कि ये गॉसियन पृष्ठ है जो इससे होकर, और इसकी दूरी जो है वो R1 है, R1 इसकी त्रिज्या है, ठीक। तो अब ये जो पूरा एक समान आवेशित पृष्ठ आपको कोश दिख रहा है, वो एक आवेश की तरह काम करेगा। तो उसके लिए क्या होगा, देखिए फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले फ्लक्स निकाल लेते हैं ना कि यहां से फ्लक्स कितना जाएगा। तो अब देखिए यहां पे इस बिंदु पे ई की दिशा भी इधर ही है और एन कैप भी इसी दिशा में है। तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर, हम पहले के लिए निकालते हैं ना, पहला केस, ठीक। तो हमें पता है फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक। तो यहां से इंटीग्रल, अच्छा इंटीग्रल होगा ना, तो इंटीग्रेशन अगर मैं करता हूं तो देखिए ई और थीटा 0 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएस का इंटीग्रेशन होगा। तो अब इसका पूरा वक्र पृष्ठ कितना आएगा, सरफेस एरिया कितना आएगा, तो देखिए इसका सरफेस एरिया आएगा ई गुणे 4 पाई आर, ठीक, 4 पाई आर स्क्वायर ना, हम सरफेस एरिया लिख रहे हैं ना, वक्र पृष्ठ कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये फाई आ गया, ठीक है। और गॉस के नियम से अगर हम फाई लिखें तो क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये दूसरा ये पहला, यहां से हमारा दोनों अगर हम इक्वेट कर दें, दोनों समीकरणों को अगर हम परस्पर रूप से हल करें तो ई गुणे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, यहां से हमें ई कितना मिल जाएगा, तो ई बराबर देखिए क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर आप इस फॉर्मूले को सही सही देख पा रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये फॉर्मूला ठीक ठीक उसी तरह से जैसे हमारे पास एक आवेश Q हो जो कि R दूरी पे रखा गया है, तो उसकी वजह से जो फॉर्मूला आता है। यानी यहां से एक बात ये भी समझ में आ रही है कि ये जो पूरा आवेशित कोश है ये एक सूक्ष्म आवेश की तरह काम करेगा, कि अगर हम इसके बाहर किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र निकालने की कोशिश करें तो, ठीक। ये हमेशा याद रखना है कि ऐसी मतलब वही बात आ गई ना कि जो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है वो R पे निर्भर कैसे कर रहा है। देखिए उसका R की उस पे जो R की निर्भरता है वो कुछ इस प्रकार से है, जो कि पहले एक बिंदु पे थी, ठीक। तो अब यहां से इस फिगर में अगर आपको ठीक ठीक, अभी मैं फिगर अलग से बता दूंगा, ये पहला बिंदु समझ में आया आपको। अब अगर इसी में दूसरा जो केस है वो क्या हो जाए, बस R की जगह पे, इस R की जगह पे R हो जाए, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर, यही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना। तो ये तो हो गया दूसरा वाला। तीसरा केस क्या होगा, तीसरे में यानी यहां क्या होगा, ये जो अंदर बात चल रही है यहां क्या होगा, तो भाई सीधी सी बात है कि इस कोश के अंदर कोई भी आवेश नहीं है। तो तीसरे वाले भाग की बात यही है कि जब कोई आवेश वहां नहीं है, ठीक है, तीसरा चूंकि Q शून्य है तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, गॉस के प्रमेय से शून्य हो जाएगा, तो उसकी वजह से E भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि उसके अंदर कोई आवेश ही नहीं है ना, तो जब आवेश नहीं है तो वो तो शून्य हो जाएगा ना, ठीक। केवल दो ही की वजह से आता है, पहला ये दूसरा ये। अब इसी चीज को यहां देखिए ग्राफ में प्रदर्शित किया गया, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर ये ग्राफ समझ लेते हैं ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए देखिए ग्राफ समझते हैं जो यहां पे दर्शाया गया है, आपको ये ठीक ठीक दिख रहा होगा, ठीक है। कुछ बातें ये बता रहा है कि यहाँ पे शून्य है, ठीक, ये R है त्रिज्या और इधर बढ़ रहा है, ठीक। अब देखिए हमें ये दिख रहा है कि एक निश्चित दूरी तक यानी कि 0 से R तक जब हम उस कोश के अंदर है, ठीक है, इस सेल के अंदर है, ठीक, यानी कि उस कोश के अंदर है, उस समय जो विद्युत क्षेत्र है वो शून्य है, जो कि यहाँ इस वाली रेखा से दिखाया जा रहा है, ठीक। लेकिन जैसे ही हम R पे पहुंच रहे हैं तो हमको विद्युत क्षेत्र की कुछ मान मिल रहा है, और वो कितना मान मिल रहा है वो हम मान के चल रहे हैं कि यहां तक हमको वो मान मिल रहा है,
ठीक, यहां तक ये वाली वैल्यू, ठीक, एक जिसको हम कह रहे हैं कि ये सबसे अधिकतम मान है, ठीक। और उसके बाद जैसे हम उससे बाहर जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो मान क्या हो रहा है, आर के परस्पर कम होता जा रहा है, यानी कि ई प्रोपोर्शनल 1/r² से वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक। तो ये ग्राफ आपसे पूछा जाएगा और इसी तरह से आपको ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखिए कि कैसे वो दूरी के साथ अलग अलग उसका बर्ताव है। वो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पहले ई यहाँ पे 0 था, फिर आर पे ई का जो मान है वो सबसे ज्यादा हमको मिल रहा है और उसके बाद वो क्या हो रहा है, धीरे 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 कम होता जा रहा है, ठीक। तो ये था आपका तीसरा और आखिरी कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, वो हमने पता कर लिया, ठीक। तो अगली कक्षा में हम इनसे जुड़े कुछ सवालों को करेंगे कि भाई कैसे कैसे सवाल हमारे परीक्षा में आते हैं, ताकि हमारा एक तैयारी जो हम तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी और अच्छी हो पाए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, जुड़े रहिए सीयूईटी इंडिया पावर्ड बाय लेट्स स्टडी इंडिया के साथ। जय हिंद।